हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आज की क्लास में आदिकाल के एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि हम लोग ने हिंदी साहित्य का इतिहास के एमसीक्यूज को सॉल्व किया है, लेकिन इसमें मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज जो सॉल्व करवाए हैं वो भक्ति काल से सॉल्व करवाए हैं। आदिकाल के एमसीक्यूज को हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, तो उन्हीं एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता है। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। और ये कथन शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ की भूमिका में कहा है। तो इस बुक को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाकर पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वहां जाकर आप लोग देखेंगे तो आपको ये जो कथन है ये भूमिका में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच कितने वर्ष तक रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है? ऑप्शन ए 100 वर्ष तक, ऑप्शन बी 150 वर्ष तक, ऑप्शन सी 200 वर्ष तक या ऑप्शन डी 300 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 150 वर्षों तक। तो शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष तक रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है। यानी कि 150 वर्षों तक की जो रचनाएं हैं या जो ग्रंथ मिले हैं उनमें एक तरीके की ग्रंथ नहीं मिले, यानी कि धर्म, नीति, श्रृंगार सब प्रकार के ग्रंथ जो हैं वो मिले हैं। तो एक किसी विशेष प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना है? ऑप्शन ए प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, ऑप्शन बी पाली से, ऑप्शन डी प्राकृत से या ऑप्शन डी आभट्ट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। तो प्राकृत की 3 अवस्थाएं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से इन्होंने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखने में किन पुस्तकों से सहायता ली थी? ऑप्शन ए हिंदी गोविंद रत्नमाला, ऑप्शन बी कविता कौमुदी, ऑप्शन सी ब्रजमाधुरी सार या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो शुक्ल जी ने हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की बुक है, इससे कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, ब्रजमाधुरी सार, वियोगी हरि, इन तीनों ही पुस्तकों से सहयोग लेकर के अपना इतिहास ग्रंथ जो है वो लिखा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पुस्तकों के अलावा और किस से सहयोग लेकर के इतिहास ग्रंथ को लिखा है। तो पुस्तकें तो ये 3 हो गई, गोविंद रत्नमाला, कविता कौमुदी और ब्रजमाधुरी सार। उसके अलावा मिश्र बंधु विनोद जो इतिहास ग्रंथ है उससे रीतिकाल के कवियों का परिचयात्मक वृत्त जो है वो शुक्ल जी ने लिखा है। ये सारी चीजें आपको भूमिका में मिल जाएंगी। तो रीतिकाल के कवियों का परिचय लिया है मिश्र बंधु विनोद से। उसके अलावा हिंदी पुस्तकों, यहाँ पर पुस्तकों होगा, हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्टें भी उलटनी पलटनी पड़ी हैं शुक्ल जी को। उसके अलावा आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखने में सहायता की है पंडित केदारनाथ पाठक ने। तो इतने लोगों या कहें इतिहास ग्रंथ या बुकों से सहयोग लेकर के शुक्ल जी ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन बी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ग्रियर्सन, ऑप्शन सी मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही युग्म जो है वो बिल्कुल सही है। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, इसका प्रकाशन जो है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ था और इसके अंदर शिव सिंह सेंगर ने 838 कवियों के जीवन वृत्त को शामिल किया है। ये भी हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए, तो आप लोग याद रखेंगे 838 कवियों के जीवन वृत्त को शामिल किया है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ग्रियर्सन, इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था और इसके अंतर्गत ग्रियर्सन ने 952 कवियों को शामिल किया है। तीसरा ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, इसका प्रकाशन जो है वो 1913 में हुआ था। इसमें इन्होंने 4591 कवियों को शामिल किया है। अच्छा, ये प्रश्न जो है ये इस तरीके से भी पेपर में पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किन इतिहास ग्रंथों का उल्लेख किया है। तो इन तीनों ही इतिहास ग्रंथों का उल्लेख जो है वो उन्होंने किया है। इस तरीके से भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, मिश्र बंधु विनोद जो है ये पूछा गया था पेपर में कि ये कितने भागों में विभक्त है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि 4 भागों में विभक्त है, जिसमें इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ था और चतुर्थ भाग का प्रकाशन जो है वो 1934 में हुआ था। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इस तरीके से भी प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा मिश्र बंधु विनोद जो है, इसको मिश्र बंधुओं ने काशी नागरी प्रचारणी सभा ने जब पुस्तकों की खोज का काम अपने हाथ में लिया था, तो उन्होंने पुस्तकों की खोज करके उसको अपनी 8 रिपोर्टों में प्रस्तुत किया था। तो उसी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं ने अपना ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद जो है वो लिखा है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, शुक्ल जी ने इन इतिहास ग्रंथों को वृत्त संग्रह बोला है। शिव सिंह सरोज जो है इसको वृत्त संग्रह बोला है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कवि वृत्त संग्रह बोला है। मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह बोला है। तो ये चीजें भी आप लोग इसके साथ याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का सच्चा प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। उपर्युक्त कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी महेश दत्त शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है और ये कथन आपको इसकी भूमिका में ही मिल जाएगा। महेश दत्त शुक्ल जो हैं, इन्होंने सबसे पहला इतिहास ग्रंथ अगर पूछा जाए हिंदी भाषा में, तो सबसे पहला इतिहास ग्रंथ जो है महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है। ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, का तरुवर पंच बिड़ाल चंचल चिए पैठो काल। उपर्युक्त पंक्ति में पंच बिड़ाल क्या है? ऑप्शन ए सिद्ध संप्रदाय की 5 सिद्धियां, ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय की 5 साधना, ऑप्शन सी बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध हैं पंच बिड़ाल। ये पंच प्रतिबंध है। और पंच बिड़ाल के अंतर्गत आएगा क्या क्या, ये पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि क्या नहीं आता है पंच बिड़ाल के अंतर्गत। तो पंच बिड़ाल में आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह, ये जो है ये पंच बिड़ाल के अंतर्गत आता है। और उसके अलावा ये जो पंक्ति है, का तरुवर पंच बिड़ाल चंचल चिए पैठो काल, ये पंक्ति है लुहिपा की। तो ये भी आप लोग इसके साथ याद रखेंगे। और पंच बिड़ाल में क्या क्या आता है ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, रामचंद्र शुक्ल ने नाथ संप्रदाय के नवनाथों का क्रम क्या रखा है अपनी बुक में? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी जलंधर, गोरक्षनाथ, चरपट, हरिश्चंद्र।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले आएंगे नागार्जुन, फिर हरिश्चंद्र, फिर गोरक्षनाथ, चरपट और जलंधर। तो ये है नवनाथों का क्रम। सबसे पहले आएंगे नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जालंधर और मल्ल्यार्जुन। ये क्रम रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है सुमेलित कीजिए। इधर ग्रंथ दिए हैं और इधर इनके रचनाकार। ग्रंथ है जयचंद्र प्रकाश, रणमल छंद, बिसल देव रासो और जय मयंक जस चंद्रिका। रचनाकार है मधुकर कवि, नरपति नाल्य, भट्ट केदार, श्रीधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, रणमल छंद, श्रीधर, बिसल देव रासो, नरपति नाल्य, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 है 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन ए श्रीधर, ऑप्शन बी जगनीक, ऑप्शन सी भट्ट केदार या ऑप्शन डी मधुकर कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगनीक की ये पंक्तियां हैं और आल्ह खंड की हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वीराज रासो के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 69 समय सर्गया अध्याय हैं। इसके मुख्य छंद हैं कवित्त यानी छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो के पिछले भाग को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया था। ऑप्शन सी, प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरीशंकर ओझा रासो में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटू की कल्पना मानते हैं। ऑप्शन डी, रासो में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल खाने के कारण विद्वानों ने इस ग्रंथ को पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक प्रसिद्ध ग्रंथ ठहराया है। ऑप्शन ई, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासो के पक्ष में समर्थन इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि रासो में सब संवतों में यथार्थ संवतों से 90-91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि अंतर भूल से नहीं बल्कि किसी कारण से रखा गया है। तो इसमें गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्यों गलत है? क्योंकि रासो में दिए हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल ना खाने के कारण विद्वानों ने इस ग्रंथ के पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। तो इसलिए ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा। ये जो पांचों कथन हैं ये पेपर में प्रश्नों के रूप में पूछे गए हैं जिनको मैंने पॉइंट में यहाँ पर रख लिया है। तो इन कथनों को आप लोग इस ग्रंथ के संबंध में ये कथन जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। उपर्युक्त कथन किस इतिहास ग्रंथ की भूमिका से है? ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन बी, हिंदी काव्य का इतिहास, ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास या ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ से की भूमिका से ये जो कथन है ये आया हुआ है। ये जो कथन है ये एक तरीके से और पेपर में पूछा जा सकता है कि मेरे विचार से इस काल के बीच ये पूछा जा सकता है कि ये जो कथन है ये शुक्ल जी ने किस काल के संबंध में बोला है। तो आप लोग याद रखेंगे ये आधुनिक काल के लिए बोला है शुक्ल जी ने।
आधुनिक काल के संबंध में ये कथन बोला है। तो इस तरीके से भी ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण किस ग्रंथ से लिया है? ऑप्शन ए मिश्र बंधु विनोद, ऑप्शन बी शिव सिंह सरोज, ऑप्शन सी हिंदी गोविंद रत्नमाला या ऑप्शन डी कविता कौमुदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिश्र बंधु विनोद से शुक्ल जी ने रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 12 से 72 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ भई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। उपर्युक्त पंक्तियों में किस ग्रंथ का निर्माण काल दिया हुआ है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी बिसलदेव रासो, ऑप्शन सी खुमान रासो या ऑप्शन डी प्रबंध चिंतामणि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिसलदेव रासो के ग्रंथ की निर्माण काल के संबंध में ये पंक्तियां दी हुई हैं और इसके रचनाकार हैं नरपति नाल। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन से कथन विद्यापति के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? ऑप्शन ए आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ऑप्शन बी विद्यापति संवत 1470 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। ऑप्शन सी विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर शायद की गई हो, इनका माधुर्य अद्भुत है। ऑप्शन डी जिस रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। ऑप्शन ई विद्यापति शैव थे, उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यापति संवत 1460 में। तो ये आप लोग याद रखेंगे, संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे, इसलिए ये जो कथन है ये गलत हो जाता है। उसके अलावा इसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं ये पेपर में प्रश्न के रूप में पूछे जा चुके हैं, ये पूछा जा चुका है। उसके अलावा एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि मैथिल कोकिल किससे कहा जाता है, पेपर में पूछा भी गया है। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है और किसके कारण कहा जाता है? उनकी पदावली के कारण। उसके अलावा ये पूछा जा सकता है पेपर में कि किस इतिहासकार ने विद्यापति के संबंध में कहा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए? तो रामचंद्र शुक्ल ने ये बोला है। तो इस तरीके से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुमेलित कीजिए। इधर पंक्तियां दी हैं और इधर रचनाकार। पंक्ति है, पंडिय सल सत्य बखायण देहि रुद्ध बसंत न जाने। दूसरी पंक्ति है, का तरुवर पंच विड़ाल चंचल जिये पैठो काल। तीसरी पंक्ति है, सहजे थिर करी बारुणी साध अजरामर हुई दिट कांध। चौथी पंक्ति है, एक कणा किज्जय मंत्रण तंत्र गणीय धरणे लई केली करंत। रचनाकार है कन्हपा, विरूपा, सरहपा और लुहिपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित सल सत्य बखायण, ये है सरहपा की पंक्ति। का तरुवर पंच विड़ाल लुहिपा, सहजे थिर करणी वारुणे साध विरूपा और एक ऋण की जय मंत्रणा तंत्र कन्हपा की पंक्ति है। इसके साथ ही आप लोग इनका जो समय है वो भी याद रखेंगे। तो कन्हपा का समय है संवत 900 के उपरांत, संवत समय होगा संवत 900 के उपरांत। ये क्रम से लगाने के लिए पेपर में पूछे गए हैं, तो इनका समय आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। विरूपा का समय है संवत 900 के लगभग, और सरहपा का समय जो शुक्ल जी ने माना है वो है संवत 690, और लुहिपा का समय माना है शुक्ल जी ने 1830, संवत 1830 के आसपास। उसके अलावा सरहपा का जो समय है
ये शुक्ल जी के अनुसार होगा संवत 690 यानी कि 633 ईस्वी। ये शुक्ल जी ने माना है। यहाँ पर लिख लेंगे रामचंद्र शुक्ल। और जो राहुल सहस्त्रकात्यायन हैं उन्होंने इनका समय 769 ईस्वी माना है। राहुल सहस्त्रकात्यायन इन्होंने इनका समय जो माना है वो 669 ईस्वी माना है। तो ये पेपर में पूछा जा चुका है प्रश्न कि राहुल सहस्त्रकात्यायन ने सरहपा का समय जो है वो क्या माना है, जो 669 ईस्वी माना है, और शुक्ल जी ने 633 ईस्वी, और संवत में बात करें तो 690 संवत इन्होंने माना है। तो ये चीज आप लोग इसके साथ याद रखेंगे, ये क्रम से लगाने के लिए आ चुके हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धू की रचनाओं का संग्रह बौद्ध गान और दोहा के नाम से किन अक्षरों में निकाला था? ऑप्शन ए हिंदी अक्षरों में, ऑप्शन बी बंगला अक्षरों में, ऑप्शन सी गुजराती अक्षरों में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगला अक्षरों में निकाला था। तो सिद्धू की रचनाओं का जो संग्रह है बौद्ध गान और दोहा, इसका संपादन किसने किया था? इस तरीके से प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। तो हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। किन अक्षरों में निकाला था? तो बंगला अक्षरों में निकाला था। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी वह सारा वही रूप ना लेकर कवि और चारण भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। उपर्युक्त कथन आदिकाल के किस प्रकरण का है? ऑप्शन ए प्रकरण 1, ऑप्शन बी प्रकरण 2, ऑप्शन सी प्रकरण 3 या ऑप्शन डी प्रकरण 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकरण 1। प्रकरण 1 का जो है ये कथन है। उसके अलावा आदिकाल के जो प्रकरण हैं ये पेपर में पूछे गए हैं, इनके नाम तो याद रखेंगे। पहला प्रकरण है सामान्य परिचय, दूसरा प्रकरण है अपभ्रंश काव्य, तीसरा प्रकरण है देश भाषा काव्य, और चौथा प्रकरण है फुटकल रचनाएं। फुटकल रचनाएं। तो ये जो है ये प्रकरणों के नाम आप लोग इसके याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी रचनाएं देवसेन की हैं? ऑप्शन ए श्रावकाचार, ऑप्शन बी दब सहाव प्यास, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी जसहर चरिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी श्रवकाचार और दव्य सहाव प्यास, ये दोनों ही रचनाएं जो हैं वो देवसेन की हैं। जिसमें से दव्य सहाव प्यास यानी कि दव्य स्वभाव प्रकाश, इसका जो है अनुवाद माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में अनुवाद किया है। तो ये पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि दव्य सहाव प्रयास का अनुवाद किसने किया? तो माइल धवल ने किया, और गाथा या साहित्य की प्राकृत में अनुवाद किया था। तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि किस में अनुवाद किया था, तो गाथा या साहित्य की प्राकृत में अनुवाद किया था। और इनकी दोनों ही रचनाएं जो है ये दोहों में है। देवसेन का समय माना है शुक्ल जी ने संवत 990, संवत 990 माना है शुक्ल जी ने इसका समय। और ये है जैन ग्रंथकार कवि। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुमारपाल प्रतिबोध का समय क्या है? ऑप्शन ए संवत 1200, ऑप्शन बी संवत 1230, ऑप्शन सी संवत 1241 या ऑप्शन डी संवत 1250। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवत 1241, इसका समय हो जाएगा। और कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना है ये रचना है सोमप्रभ सूरी की।
सोमप्रभ सूर्य की ये रचना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी पुस्तकों की खोज को कितनी रिपोर्टों में प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 रिपोर्टों में इन्होंने प्रस्तुत किया था खोज की सामग्री को। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी पुस्तकों की खोज का काम जो है वो 1900 में अपने हाथ में लिया था और 1911 तक की खोज को उन्होंने अपनी 8 रिपोर्टों में प्रस्तुत किया था और जिसका प्रयोग करके, इसी सामग्री का प्रयोग करके मिश्र बंधुओं ने 1913 में अपना ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद लिखा था। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। इतिहास ग्रंथ में काल विभाग करने का उपयुक्त आधार किस इतिहासकार ने दिया है? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी गणपति चंद्र गुप्त या ऑप्शन डी आचार्य प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाग करने का उपयुक्त आधार दिया है कि जिस काल के भीतर किसी रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़े, यानी जिस ढंग की अधिक रचनाएं दिखाई पड़ी उस काल का नाम उसी रचनाओं के हिसाब से रख दिया है। ये तर्क दिया है शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में देश भाषा काव्य के अंतर्गत किन पुस्तकों को रखा है? ऑप्शन ए खुमान रासो, ऑप्शन बी विजयपाल रासो, ऑप्शन सी बिसलदेव रासो, ऑप्शन डी कीर्तिलता, ऑप्शन ई जयचंद्र प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल ए सी ई। खुमान रासो, बिसलदेव रासो और जयचंद्र प्रकाश, इन तीनों ही पुस्तकों को शुक्ल जी ने देश भाषा काव्य के अंतर्गत रखा है। तो शुक्ल जी ने आदिकाल के अंतर्गत कुल 12 पुस्तकों को रखा है और आदिकाल के अंतर्गत शुक्ल जी ने बताया कि आदिकाल के भीतर 2 प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं, एक तो अपभ्रंश काव्य की और दूसरी देश भाषा काव्य की, जिसमें पहले ढंग के अंतर्गत यानी अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत शुक्ल जी ने 4 पुस्तकों को रखा है, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य के अंतर्गत शुक्ल जी ने कुल 8 पुस्तकों को रखा है, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंग, जस चंद्रिका, परमाल रासो, आल्हा का मूल रूप, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। तो इन 8 पुस्तकों को देश भाषा काव्य के अंतर्गत शुक्ल जी ने रखा है, जिसमें से शुक्ल जी कहते हैं कि अंतिम 2 को छोड़कर यानी खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली और उसके अलावा बिसलदेव रासो को छोड़ करके जो सारे ग्रंथ हैं वो वीर गाथात्मक ग्रंथ हैं। यानी कि शुक्ल जी खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली, बिसलदेव रासो इनको वीर गाथात्मक ग्रंथ नहीं मानते हैं। तो ये चीज याद रखेंगे, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 24 है, हेमचंद्र ने अपना बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किसके समय में बनाया था? ऑप्शन ए राजा सिद्धराज जयसिंह, ऑप्शन बी राजा सिद्धराज जयसिंह के भतीजे कुमारपाल, ऑप्शन सी राजा भोज या ऑप्शन डी राजा कीर्ति सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा सिद्धराज जयसिंह के समय में इन्होंने अपना ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन बनाया था। अच्छा, पीवाईक्यूज में इससे प्रश्न पूछा गया था कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन की रचनाकार कौन है? तो हेमचंद्र है। और ये किस प्रकार का ग्रंथ है? ये व्याकरण ग्रंथ है। तो ये पीवाईक्यूज है। इन्होंने किस राजा के समय में बनाया था? ये आप लोग याद रखेंगे, सिद्धराज जयसिंह के समय में बनाया था। हालांकि हेमचंद्र जो है वो जयसिंह और इनके भतीजे कुमारपाल दोनों के ही समय में थे, लेकिन ये ग्रंथ जो है वो सिद्धराज जयसिंह के समय में बनाया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी
उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किस पंथ के संबंध में कहा है? ऑप्शन ए नाथ पंथ, ऑप्शन सी सिद्ध, ऑप्शन सी जैन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाथ पंथ के संबंध में शुक्ल जी ने ये पंक्तियां बोली हैं। तो यहाँ से हमारे प्रश्न जो हैं वो आज की क्लास के समाप्त होते हैं। बाकी की बची हुई जो आदिकाल के प्रश्न हैं उसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आप लोग इस बुक को अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाकर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी PDF जो है वो मिल जाएगी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।